हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। आप लोग जान ही चुके होंगे कि अब जो शेड्यूल है मेंस एग्ज़ाम का वो आ चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 16 नवंबर से और लगातार चल रहे हैं। ये एक भी गैप इस एग्ज़ाम में नहीं है। तो एग्ज़ाम शुरू होगा आपका 16 नवंबर को, ठीक है। 16 नवंबर से एग्ज़ाम चलेगा आपका, ठीक। पहले दिन आया है आपका हिंदी, और पहली मीटिंग में हिंदी है, दूसरी मीटिंग में ऐसे है। 17, 18, 19 4 दिन चलेगा। 17 को GS1 और GS2 दूसरी मीटिंग में। इस तरीके से टोटल 8 पेपर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिना किसी गैप के ये पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कमर कस लेनी है। एक थका देने वाली प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। अगर आप लोगों की तैयारी ठीक है तो मान के चले कि आप लोग PSS का एग्ज़ाम पास करने जा रहे हैं। तो अपनी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, GS2 का जो अगला टॉपिक है वो ये है, भारत एवं इसके पड़ोसी तथा उससे संबंध। तो हम लोग दरअसल क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है हम लोग उस पर जिक्र करेंगे, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या कहती है। तो इसका पता लगा लेना होगा हमको। प्राचीन काल से ही भारत के संबंध कई सारे देशों से रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस इस समय इंडिपेंडेंस के बाद का है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले अगर हमारी समझ वर्ल्ड हिस्ट्री की अच्छी है तो मान के चलिए कि आपको एक ही रीडिंग में आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद या भारत की आज़ादी के बाद और भी कई सारे देश आज़ाद हुए थे। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद विश्व वैसा नहीं रह गया जैसे पहला था। कई देशों में प्रजातंत्र स्थापित हुआ, कॉलोनी का आकार सिकुड़ गया, इंग्लैंड वापस अपने घर चला गया, फ्रांस, इस तरीके से जो कॉलोनियल पावर थी वो सब समाप्त हो गई है। तो जो देश नए नए आज़ाद हुए थे उनको पूरा अधिकार है वो किस प्रकार से अपनी पॉलिसी बनाएंगे। भारत ने जिस प्रकार की पॉलिसी बनाई उसको आधार मानकर, ठीक है, शांतिपूर्ण जो उसका जो वो है संदेश है उसको आधार मानकर उसने धीरे धीरे प्रजातंत्र की राह को पकड़ा। और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि एक सफल देशों में से एक है भारत। तो हम पता लगाएंगे क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, भारत की विदेश नीति। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है हम देख सकते हैं कि लंबे समय से वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। रिमेन अनचेंज ओवर द ईयर्स एज इंडिया एम्स टू ऑक्यूपाई बेनेवलेंट सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। देखिए, भारत एक शांतिपूर्ण देश है। मेरे कहने का मतलब क्या है? शांति बनाए रखने पर विश्वास करता है। भारत नहीं चाहता कि उसके कारण विश्व में उपद्रव मचे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस में इसकी मान्यता है और इसी को सभी सरकारों ने अपने स्तर से आगे बढ़ाया है। मौजूदा सरकार भी इसी स्तर पे ही अपने आप को आगे बढ़ा रही है। बेनेवलेंट मतलब एक दयालुता का भाव रहता है, समाजवादी है और इन सब चीज़ों को आधार मान के अग्रसर भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो देश भारत के साथ साथ उन दिनों आज़ाद हुए होंगे, कई सारे देश आज़ाद हुए थे, तो भारत उनसे तो कम से कम आगे ही है, आज काफ़ी आगे है, ठीक है। समाजवादी, सेक्युलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इस प्रकार से आधार मानकर भारत ने अपनी विदेश नीति को स्थापित किया है और विश्व में एक अलग ही मुकाम बना रखा है, ठीक। अगर हम इसके उद्देश्य का पता लगाएं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, तो हमको पता चलता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर इसका विश्वास है। भाईचारा, क्या कह सकते हैं, मित्रता, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी देशों के साथ, है ना, सहयोग की भावना रखना। चाहे उनके अपने खुद के पॉलिटिकल सिस्टम कैसे भी हों, सबके साथ भारत क्या कर रहा है, मित्रता का भाव रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कम से कम भारत की वजह से विश्व को कोई भी, ऐसा कह सकते हैं कि खतरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का अपना डिफेंस सिस्टम नहीं है। खतरे से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब भारत को अपनी सहायता या अपनी रक्षा करनी नहीं आती। वेरी पावरफुल कंट्री एज वेल एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है कि इंडिया पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से शासन करने में विश्वास करता है, ठीक है।
अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को ये बढ़ावा देने वाले देशों में तो है ही, लेकिन साथ ही में इसकी झलक हमको संविधान में भी दिखाई पड़ती है। आर्टिकल 51 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आप जानते ही हैं। टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, फोस्टर्स रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। भारत एक जिम्मेदार देश अपने आप को साबित कर भी चुका है कई मौकों पर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरी तरीके से पालन भी करता है और सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार भी रखता है और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर विकास करता भी है और सहयोग की भावना भी रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको इसकी विदेश नीति में नजर आती भी है। इसको लेकिन कमजोर हरगिज ना समझा जाए। ओके, इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपोजेस कॉलोनियलिज्म एंड रेशलिज्म। भारत की विदेश नीति में हमको एक चीज और दिखाई देती है स्पष्ट रूप से कि वो कभी भी कॉलोनियलिज्म यानी कि क्या कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद और रेशलिज्म को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करेगा। किस चीज को करता है? उपनिवेशवाद को भी और रेशलिज्म, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे अफ्रीका में जो रेशियल मूवमेंट काफी लंबे समय तक चला, तो उसमें अफ्रीका का भारत ने सहयोग किया था। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि जैसे आपको कुछ चीजें और समझनी चाहिए इसके संबंध में, वो ये कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दो देशों का उदय होता है सबसे पावरफुल रूप में, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। ठीक है, तो अगर मैं इसको विश्व मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ नॉर्थ पोल और इसको मैं मान लूँगा साउथ पोल, तो दिस इवेंट इज कॉल्ड व्हाट, बायपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व का ध्रुवीकरण हुआ है। तो कुछ देश यूएसए के खेमे में थे और कुछ देश यूएसएसआर के खेमे में थे। यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई काफी लंबी है। कोल्ड वॉर लंबे समय तक 1945 से लेकर सन 91 तक चलता रहा। ठीक है, तो विश्व जब दो धड़ों में बंटा हुआ था तो भारत ने बीच के रास्ते को अख्तियार किया कि वो किसी एक शक्ति के प्रति झुकेगा नहीं, अलाइन नहीं करेगा। तो उसी का आधार बनता है क्या, नॉन अलाइन मूवमेंट। अलाइन का मतलब झुकेगा नहीं और आवश्यकता पड़ने पर दोनों देशों का सहयोग लेगा, यूएसएसआर का भी और यूएसए का। लेकिन 1950 से लेकर 1990 के बीच में हम देखते हैं कि भारत के संबंध यूएसए से तो उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन यूएसएसआर से इसकी मित्रता काफी पुरानी है और आज भी हम कई पायदान पर हम देख सकते हैं कि यूएसएसआर ने एक अच्छे मित्र की भूमिका हमेशा निभाई है और भारत ने भी निभाई है। यूएसएसआर में जो युद्ध चल रहा है, द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड यूएसएसआर, इंडिया मे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू वेरियस इंटरनेशनल रूलर्स। ऐसा हम अखबार में देखते भी हैं आजकल। ब्रिक्स का सम्मेलन होना है ना, चल ही रहा है, तो इस पर इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं उससे संबंधित आप अगर हो सके तो चीज़ें पढ़ लें। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। तो भारत ने क्या किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत करी कि वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं इस चीज़ को। नेहरू, मार्शल टीटो, इनका नाम सुना होगा आपने। तो इस धारणा से विश्व क्या है, नैम मूवमेंट चलता रहा। लेकिन देख सकते हैं कि जब कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और यूएसएसआर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। कई सारे उसके टुकड़े हो जाते हैं, लगभग 16 के आसपास, इतना मुझे याद आ रहा है। उन 16 देशों को क्या कहा गया, कलेक्टिवली CIS, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसका मुख्यालय मिन्स्क में है। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब यूएसएसआर को क्या कहा जाने लगा, रशिया कहा जाने लगा। तो अब इस इवेंट को क्या कहेंगे, पहले तो बायपोलराइजेशन था, अब क्या कह देंगे इसको, यूनिपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विश्व की एक ही महाशक्ति बची रह गई, जिसका नाम क्या है, यूएसए है। कहने का मतलब यह है। लेकिन अब जैसे जैसे सभी देशों की डेमोक्रेसी मैच्योर होती है, ठीक है, जैसे कि इंडिया की हम बात करें, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं वो तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रीजनल लेवल पर भी कई सारी संस्थाएं स्थापित हुई हैं।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समय के साथ कई सारी चीज़ें चेंज हुई, है ना, जिसको हम कहते हैं मल्टीपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि एक ही ध्रुव की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई सारे और ध्रुव हैं जिनके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो मल्टीपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड 1990s के बाद हम देख सकते हैं कि भारत सिर्फ अमेरिका के साथ ही क्यों, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके साथ भी संबंध स्थापित कर सकता है, जापान के साथ कर सकता है, सिंगापुर के साथ कर सकता है। ज़रूरी है हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को ही देखें, तो हम देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें बदली समय के साथ साथ, और इंडिया आज की डेट में हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति में है और विश्व भारत को बड़ी ही उम्मीदों की निगाह से देख रहा है। तो समय के साथ देखते हैं कि जो नैम है उसकी जो प्रासंगिकता है, यानी कि जो उसकी जो रेलेवेंसी है, क्या वो समाप्त हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था आईएएस में कि क्या नैम अब उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है, क्या फंक्शनिंग है इसकी आजकल, स्पष्ट करें। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ साल पहले इसमें आया था। तो हो सकता है आ जाए, इज नैम इज स्टिल रेलेवेंट, यस और नो, हाउ नैम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पॉलिटिकल मूवमेंट टू इकोनॉमिकल मूवमेंट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं कि एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित या शुरू किया गया आंदोलन कैसे, किस प्रकार से एक आर्थिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हो सके तो इसके संबंध में अगर कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकें आप लोग तो ज़रूर करिए, ठीक है। अब देखते हैं, आपने पढ़ा होगा पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील डॉक्ट्रिन जो है ये इंडिया और चाइना की लंबी वार्ता के बाद 1954 में स्थापित हुई। पंचशील से मेरा मतलब 5 सिद्धांतों से है। तो वो 5 सिद्धांत कभी कभी एग्जाम में लिखने को आ भी जाते हैं कि राइट डाउन द पंचशील डॉक्ट्रिन। तो ये रहे वो 5 सिद्धांत। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल बाउंड्री, ये किसकी बात हो रही है, इंडिया और चाइना के बीच में। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना है जबरदस्ती। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड, और ये जो 5 सिद्धांत हैं ये अगले 8 वर्षों तक स्थापित किए गए थे, ठीक है। लेकिन ये भंग तब होते हैं जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होती है 1962 में, और उसके बाद ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया इन सिद्धांतों को फिर से क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। और हम देख सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में तनाव हमेशा सीमा विवाद को लेकर बना रहता है, खासतौर पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया जो है, आजकल भी काफ़ी चर्चा में है वो वाला मामला। इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज में कल के न्यूज़पेपर में इसको कवरेज दी गई है, तो हो सके तो पढ़ लीजिए। क्यों दी गई है, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है इस समय, ठीक है। तो हो सके तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये वाला कल और आज वाला, तो आपको कम से कम आंसर राइटिंग करने में वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपके आंसर में होने चाहिए। मैं चाहूँगा कि उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप लोग अपने आंसर्स में करें, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश मीडियम वाले खास तौर पे उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी दूसरे जो न्यूज़पेपर्स हैं नेशनल लेवल के वो पढ़ सकते हैं। तो आंसर्स में कीवर्ड्स का डालना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। तो ये रहा पंचशील सिद्धांत, 8 वर्षों के लिए बनाया गया था। इंडिया और चाइना की वॉर होती है जिसकी वजह से ये भंग भी हुआ, लेकिन हमें कुछ बात और पता चलती है। कई बार चाइना के राष्ट्रपति भारत की यात्रा में आए, भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए। 2017 में जिनपिंग कहते हैं कि जो चाइना के राष्ट्रपति हैं कि वो पंचशील सिद्धांतों को फिर से फॉलो करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें तकरार बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। तो इस समय जो ब्रिक्स की जो बैठक चल रही है, देखते हैं उसका आउटकम क्या निकलता है। तो इस खबर में भी बने रहिए ताकि आपको थोड़ा फॉरेन रिलेशंस के संबंध में जानकारी और ज़्यादा हो जाए, ठीक। लुक ईस्ट पॉलिसी, देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी भारत में स्टार्ट करी गई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, टू सपोर्ट बियॉन्ड इट्स बॉर्डर टू ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है। अब भारत ने भी कुछ पैंतरेबाजी सीखी होगी ही, कुछ अनुभव उसके भी रहे होंगे कि अब इसको सिर्फ कुछ ही देशों के साथ संबंध नहीं बना के रखने हैं,
विश्व काफ़ी बड़ा है, संभावनाओं से भरा हुआ है, और इसी दौरान साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वे जापान काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि विकसित क्षेत्रों में से एक है, तो उनके साथ संबंध बनाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन द इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो इन देशों के साथ जो भारत ने संबंध स्थापित किए हैं वो इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किए थे। ऐसे में देखो, आसियान, बिम्स्टेक, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, BIM होना चाहिए, बिम्स्टेक एंड मैकोंग गंगा कोऑपरेशंस आर इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ओके, तो ये जो हमारा अगला टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर 18, उसमें इन सब चीज़ों को समझेंगे हम। ओके, इसी प्रकार से गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 का है, HD देवेगौड़ा के टाइम पे आया था। उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री थे IK गुजराल, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। विद द इमीडिएट एंड स्मॉल नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका। गुजराल डॉक्ट्रिन के अनुसार ये था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ संबंध हमको स्थापित करने चाहिए, ऐसा गुजराल डॉक्ट्रिन में हमको पता चलता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी है, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 2003 से, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से। नो फर्स्ट यूज का आपने जिक्र सुना होगा कि हम लोग सबसे पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये बात भी है। ठीक है, और डिफेंसिव पर्पस, नो फर्स्ट यूज, तो ये एक मस्ट रीड टॉपिक है। तो अगर आजकल आप में से कुछ लोग अगर इस टॉपिक में पहुंचे हैं, GS2 अगर आप डील कर रहे हैं, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज। तो भारत और पड़ोसी को समझने, उनके संबंधों को समझने से पहले ये बैकग्राउंड काफ़ी ज़रूरी था, जो अभी हमने थोड़ी देर के लिए डिस्कस किया था। ओके, तो भारत के कई सारे पड़ोसी हैं, देखिए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चाइना एंड अफगानिस्तान। अब ये टॉपिक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, टाइम टेकिंग है। अगर आपको समय मिलता है कि एक बार इसकी रीडिंग मार लेनी चाहिए, तो ज़रूर एक रीडिंग इसकी मारिएगा। हमारे स्टडी मटेरियल में इन सब चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, मैंने कई बार इस चीज़ को रिपीट भी किया है। तो हो सके तो कम से कम आप लोग क्या करिएगा, इस बार के UPSC का पेपर देखिएगा पहले तो, और पिछले साल के UP PCS का पेपर देखिएगा कि इस वाले टॉपिक से इन दोनों ही एग्जामों में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन का जिक्र मैं अभी इस लेक्चर के लास्ट में करने वाला हूँ कि इस बार UPSC में क्या आया है। तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में आप भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से दोनों ही देशों के संबंध जो हैं वो शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। बायलैटरल इश्यूज इनके बहुत ही हावी रहते हैं। इनके बायलैटरल इश्यूज हावी होने की वजह से सार्क जैसी संस्थाएं उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी जिसके लिए उसको बनाया गया था। ठीक है, बांग्लादेश रिलेशन अभी हाल ही में चर्चा में था, वहाँ पर कुछ बवाल मचा था, आपको पता ही है, शेख हसीना जी भारत आ गई थी। मालदीव रिलेशन भी इस बीच के खटास हुई थी, आप देखते ही हैं। मुजूजू नाम के जो प्रधान राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी। भारत और श्रीलंका के रिलेशन, इंडिया और भूटान के रिलेशन ठीक ठाक रहे हैं हमेशा से ही। इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़ लीजिएगा, इंडिया चाइना आप जानते ही हैं। इन सभी रिलेशंस, सभी देशों के बीच में जो रिलेशंस है इंडिया और बाकी देशों के, इनके जो टॉपिक्स हैं वो लगभग सेम ही रहेंगे, लेकिन इंडिया चाइना के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें देखनी होंगी। इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट है ही, कश्मीर वाला विवाद है ही। तो कश्मीर का मामला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तो ऐसा मामला है जो चिरकाल से चला आ रहा है और जाने कब तक चलेगा ये। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप हो सके तो कवर करने की कोशिश कीजिए। इंडिया एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार से भारत और कई सारे क्षेत्रीय संगठन हैं, उनमें भी उसकी भूमिका देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक नंबर 18 में भी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। इंडिया एंड सार्क, इंडिया एंड आसियान, इंडिया एंड बिम्स्टेक, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे हम। ये देखिए, इस बार का UPSC का क्वेश्चन है ये, पेपर नंबर 2 से।
अब ये हो सकता है कि 18th वाले टॉपिक से है या 17th, जो भी हो, पेपर नंबर 2 से ही है ये क्वेश्चन। देखिए 150 वर्ड में लिखना था, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। ओके, एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। राइट, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस बार आया था, जरा इसको पढ़िए ढंग से। पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या करनी है। 150 वर्ड्स के क्वेश्चन का स्कोप हमारे पेपर में भी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले तो समझेंगे इसमें पश्चिम क्या है। ये पश्चिम इसमें क्या है, पश्चिम या तो यूएसए है या यूरोपियन कंट्रीज है। पश्चिम से मेरा मतलब यहाँ पर यही है, हमारा मतलब। तो देखते हैं कि जो चीन की जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है कौन, पश्चिम जगत। और किसको बढ़ावा देना चाह रहा होगा, भारत को देना चाह रहा होगा। कहने का मतलब ये है, पढ़ के तो यही बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की शुरुआत कैसे की जाए, किस तरीके से आंसर लिखा जाए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस आंसर की, स्टार्ट विद चाइनाज इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड एसर्टिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज राइज। ठीक है, सबसे पहले तो क्या समझना है कि चीन की जो आर्थिक जो डोमिनेंस है और उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके बारे में कुछ पंक्तियां आप लिखेंगे, ठीक। और साथ में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार इसी के साथ साथ इंडिया इमर्जेस एज अ की ऑप्शन फॉर वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल। कैसे, आप जानते ही हैं कि 1980 के दशक के बाद भारत और अमेरिका थोड़ा थोड़ा नजदीक आना शुरू हुए। बिल क्लिंटन की यात्रा आपको याद होगी, और उसके बाद बैराक ओबामा, और हम देखते हैं कि मौजूदा सरकार में जो भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो अपनी पराकाष्ठा में है अब तक के रिकॉर्ड में, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया को यूएसए एक संभावनाओं के देश में के रूप में देख रहा है। प्लस यूएसए ये भी नहीं चाहेगा कि चाइना ग्लोबल पावर बने, तो उसका एक काउंटर पॉइस तैयार करना जरूरी है। तो ये उनकी अपनी डिप्लोमेटिक क्या नाम अप्रोच है यूएसए की। तो इंडिया अगर एक काउंटर पॉइस है एशिया में, तो चाइना का जो वर्चस्व है विश्व की राजनीति में उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि चाइना ग्लोबल पावर बने, जैसा कि वो खुद है, यानी कि यूएसए। चाइना को एक रीजनल पावर बन के ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, भारत जैसे देश की। तो इसीलिए तो यूएसए इंडिया को इस प्रकार से मदद कर रहा है, या कह सकते हैं कि कई सारे इनिशिएटिव्स उसने चला रखे हैं जिससे कि जो सप्लाई चेन है वो इंडिया से भी शुरू हो, इंडिया और यूएसए के बीच में। सो यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन वेरियस फील्ड्स लाइक सेमीकंडक्टर डिफेंस कोऑपरेशन इज वन ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको इस आंसर में लिखा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, ऑल्सो ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद इंडिया टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक टाइज एंड टू रिड्यूस टैरिफ टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विद इंडिया। जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ यूएसए नहीं आएगा, इसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी आएंगे, इंग्लैंड भी आएगा उसमें, ओके। और हमने हाल ही में देखा है कि सैमसंग और एप्पल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जायंट्स, ऑल्सो वांट टू रिड्यूस व्हाट द सप्लाई चेन ऑफ चाइना, बिकॉज एप्पल इज अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड सैमसंग इज अ कोरिया बेस्ड, यू मस्ट बी नोइंग। और वैसे भी इंडिया तो खुद ही आमंत्रित कर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति तक घोषित कर दी है। भारत को एक सेमीकंडक्टर बनाने वाला हब की भी शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है ना। ऑल्सो राइट अबाउट 2+2 डायलॉग्स एंड क्वाड, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद ये सारी चीजें आप तैयार करेंगे इस आंसर में।
और कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किसके बारे में, 2+2 डायलॉग्स इंडिया और यूएसए के बीच में। क्वाड का महत्व आप समझ ही रहे हैं, क्वाड बनाया ही किस लिए गया है, चीन की निगरानी करने के लिए, जिसमें यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। प्रपोज्ड IMEC वाले पार्ट को भी आप इस क्वेश्चन के आंसर में डालेंगे, द इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कैसे, किसको काउंटर करेगा ये, जो BRI है ना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये करेगा। अपने आंसर को का निष्कर्ष निकालते समय क्या लिखेंगे, बाय हाईलाइटिंग इंडियाज पोटेंशियल इन दिस रिगार्ड एंड ब्रीफली एड सम बेनिफिट्स ऑफ दिस डेवलपमेंट इन मेंटेनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए, सब कुछ चीन में ही मैन्युफैक्चर हो, इससे तो बैलेंस गड़बड़ा रहा था मैन्युफैक्चरिंग हब का। तो इंडिया भी क्या है, आमंत्रित कर रहा है ऐसे कई सारे देशों की, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आपको पता चल रहा होगा। तो उन सब चीज़ों को आप अपने शब्दों में भी अच्छी तरीके से आंसर कंपोज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स रहने चाहिए अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं आजकल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर अगर आपने इस तरीके से लिख दिया है और क्वेश्चन अगर 8 नंबर का है, तो मान के चल सकता हूँ कि 5.5 से 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और 150 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है, आंसर जो लिखना है आपको 150 वर्ड्स में, वो करीब 8 से 9 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, यही कोशिश होनी चाहिए, तभी पेपर पूरा होगा। तो ये रहा टॉपिक नंबर 17 GS2 का। आज ही इसको देखिए, ठीक है। तो 2-3 घंटे में आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बने रहिए, पढ़ते रहिए। अब तो स्कीम भी आ चुकी है, 16 नवंबर को एग्ज़ाम है आपका, 16 से लेकर 19 तक। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।